learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. So guys, I hope you are doing well and I hope you are liking our content also. So don't forget to like, share and subscribe to our channel. तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है जो भी अभी तक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पूरी प्लेलिस्ट का। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम टू आस्क। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आपके क्लास 9 ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी जिससे कि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें बहुत सारे बायोफॉर्म्स अवेलेबल है। मींस यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। और कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। किसके अंदर आता है हमारा इंडिया? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। जो पूरे विश्व में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज हैं उनमें से एक जो है आपका इंडिया है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 12 इज इंडिया विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज। यहाँ पर लगभग कितने तरह के पौधे पाए जाते हैं? 40,000 प्लांट स्पीशीज। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर प्लांट्स में। इंडिया ऑक्यूपाइज द 10th प्लेन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन द एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया का 10th नंबर है एंड इवन इन एशिया इंडिया रैंक्स एट 4th level in case of biodiversity in plants. There are about 15,000 flowering plants in India. हमने क्या देखा? टोटल 47,000 प्लांट स्पीशीज हैं, जिनमें से 15,000 टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पूरे विश्व के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसका 6% जो है इंडिया में पाया जाता है। द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गाई एंड फंगी. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. इंडिया के पास लगभग जो है 90,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स की, और इसमें रिच वैरायटी है फिश की और फ्रेश एंड मराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स की भी। Natural vegetation refer to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. तो नेचुरल वेजिटेशन आप किसे कहते हैं? ऐसी वनस्पति जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अपने आप ग्रो हुई है, जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहा है। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को क्या कहा जाता है? एक और वर्ड, वर्जिन वेजिटेशन। Thus, cultivated crops and fruits orchards form part of vegetation but do not natural vegetation. तो मतलब जो भी क्रॉप्स हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या ऑर्चर्ड्स। ऑर्चर्ड मतलब होता है एक तरह का गार्डन। तो यहाँ से जो कुछ भी ग्रो होता है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज वेजिटेशन एंड व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए, एंड फौना फॉर द एनिमल्स। ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो फ्लोरा में आ जाएंगे, जहाँ पे भी फ्लोरा एंड फौना मतलब वन और वन्य जीवन। Similarly, the species of animals are referred to as fauna. The huge diversity of flora and fauna kingdom is due to the following factors. अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा की भी एंड फौना की भी, लेकिन ये क्यों है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी? इंडिया इज वन अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे पहला फैक्टर है आपका यहाँ पर लैंड। जो इंडिया का लैंड है उसकी वजह से लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। किसी भी एरिया में जो लैंड होती है वो वहाँ की वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। आप सोच सकते हैं कि जो माउंटेन एरिया होंगे, प्लेटी होंगे, प्लेन एरिया होंगे, ड्राई होंगे, वेट होंगे, सभी जगह पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होगी। The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. तो कोई भी जो लैंड
बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, इसका मतलब वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है। द अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जबकि जो ऐसे एरिया हैं जो ऊबड़ खाबड़ है, रफ टेरेन्स है, वो किसके लिए अच्छे हैं? घास के मैदान या ग्रासलैंड्स के लिए। और ऐसी जगहों पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, वुडलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, विच हेल्प्स इन रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है? वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बढ़ जाती है। तो अब इंडिया का जो एरिया है, इंडिया की जो लैंड है, वो पूरी तरह से सेम नहीं है। हमारे यहाँ पे माउंटेन रीजन्स भी है, हमारे यहाँ पे टेरेन्स भी है, हमारे यहाँ पे प्लेन्स भी है, तो विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द वैरायटी ऑफ स्पीशीज। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल। लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया। द नेक्स्ट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सॉइल। सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। स्पेस के साथ साथ जो है सॉइल में भी चेंजेस आते रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अलग अलग तरह के सॉइल्स पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन होती है। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस एंड थोर्नी bushes, while wet marshy deltaic soils support mangroves and deltaic vegetation. जो मिट्टी ऐसी होती है सैंडी रेतीली, वहाँ पर क्या होता है? कैक्टस और थॉर्नी बशेस, मतलब कंटीली झाड़ियाँ। जबकि जो मिट्टी जिसमें जो है आप कह सकते हैं मॉइस्चर ज़्यादा है, वेट है, वहाँ पर क्या होता है? मैंग्रोव्स और डेल्टाइक वेजिटेशन। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज। जो हिल स्लोप्स होते हैं, मतलब जो पहाड़ों के ढलान होती हैं, वहाँ पर किस तरह के ट्रीज होते हैं? कॉनिकल, मतलब जिनकी लंबी सी पैनी सी नोक होती है ना, कुछ इस तरह, जैसे क्रिसमस ट्री होता है, जैसे ये स्लोप है, तो यहाँ पर जो ट्रीज होती हैं उनकी शेप लगभग कॉनिकल होती है, जिनकी कॉन की तरह ऊपर जो है एक आप कह सकते हैं पॉइंट होता है। Then the next factor is temperature, which affects the biodiversity of India. Land हो गया, soil हो गया, then next factor comes is temperature, तापमान. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature, along with the humidity in air, precipitation, and soil. On the slopes of Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth, and changes it from tropical to subtropical temperature and alpine vegetation. इंडिया में क्या है? हिमालय के स्लोप्स में, हिल्स में, पेनिनसुला में, जहाँ पे भी हाइट 915 मीटर से ज़्यादा है, टेम्परेचर में जैसे ही फॉल होता है तो उससे क्या होता है? वेजिटेशन और की ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। और ये जो चेंज है ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल की तरफ मतलब चेंज होता रहता है। मतलब ट्रॉपिकल में अलग तरह का टेम्परेचर होगा, सब ट्रॉपिकल में अलग तरह का होगा, तो दोनों ही जगह पर वेजिटेशन भी वैरी करेगी, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग वैरायटी की होगी। ठीक है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज फोटो पीरियड और द सनलाइट विच अफेक्ट्स अवर variety, or you can say biodiversity. The variation in duration of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, season and duration of the day. किसी भी प्लेस पर कितनी सनलाइट आ रही है उससे डिपेंड करता है कि वो कौन से लैटिट्यूड पर है, कौन से एल्टीट्यूड पर है, कौन सा सीजन चल रहा है और डे की ड्यूरेशन क्या है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। क्योंकि समर के टाइम पे जो है सनलाइट ज़्यादा होती है, उस टाइम पे ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। Then the next factor is precipitation. Precipitation means जो बारिश का रेट है, रेट ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ, किस रेट से बारिश होती है। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून, जो कि लगभग जून से सितंबर में इंडिया में एंटर करता है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे जो वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा घनी है, ज़्यादा अंदर तक है एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है। अब आपने कभी सोचा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जो फॉरेस्ट हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन है, मतलब जो कि रिन्यू होते रहते हैं अपने आप, और इनका इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो क्या करते हैं? लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। सोइल इरोजन मतलब जो मृदा का अपरदन होता है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली लैंड की परत होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। अगर ट्रीज होंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, तो वो क्या करेंगे? उसे पकड़ के रखेंगे। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को हटा देंगे, ट्रीज को हटा देंगे, तो बारिश होगी और या फ्लड आएगी तो वो सब फर्टाइल जो सॉइल है उसे बहा के ले जाएगी, जिस वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। बट फॉरेस्ट हेल्प इन सॉइल इरोजन।
फॉरेस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन. देन दे ऑल्सो रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, मतलब रिवर के फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं. दे सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन के लिए भी एक अच्छा सोर्स है आपके फॉरेस्ट. दे कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन, वो वाइंड फोर्स को कंट्रोल करते हैं और रेन को भी कॉज करते हैं. ज़्यादा फॉरेस्ट होने से रेन टाइम से हो जाती है. दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ. जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं, सॉइल को ह्यूमस यानी कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. क्यों? उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक तो कल्टिवेटेड लैंड, मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड चाहिए उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, माइनिंग बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, और जो मतलब जितने हमारे पास फॉरेस्ट बचे हैं उनकी जो है ओवर ग्रेजिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. ठीक है. द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस. इंडिया के ज़्यादातर बड़े हिस्से में जो वेजिटेशन है वो नेचुरल नहीं रहा है, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी. नेचुरल वेजिटेशन सिर्फ वही वेजिटेशन है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ग्रो हो रहा है. Except in some inaccessible regions like the Himalayas, the hilly regions of central India and the Marusthali. The vegetation in most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. अगर कुछ हिली एरियाज को छोड़ दिया जाए सेंट्रल इंडिया में या मरुस्थली को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर हिस्सों में जो है इंडिया की वेजिटेशन को जो है ह्यूमन ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, चेंज कर लिया है और उसका जो लेवल है उसे डिग्रेड कर दिया है. Now let's look at the types of vegetation. What are the types of vegetation? हमारे यहाँ 5 टाइप्स की वेजिटेशन है, जिनमें से पहला है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन. ठीक है. जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं 5 किंगडम्स, तो इस चैप्टर में भी बस आपको ये 5 टाइप्स की वेजिटेशन पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, दूसरा आपका हो गया ट्रॉपिकल डिसेडियस. ठीक है. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेशन विच इज मोस्टली फाउंड इन द इंडिया. देन द थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब जो आपके कंटीले वन और झाड़ियाँ आ जाते हैं वो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. नेक्स्ट आपका आ जाता है माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब जो आपके पर्वतीय वन होते हैं जो कि माउंटेन एरियाज में होते हैं. ठीक है. देन द नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैंग्रोव्स. ये 5 तरह की वेजिटेशन जो है इंडिया में पाई जाती है. बस आपको इस चैप्टर में यही 5 जो है इनके फीचर्स याद करना है, सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है हिंदी में. These forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में, और जो इंडिया का आइलैंड ग्रुप्स है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और असम के कुछ ऊपर के हिस्से में, और तमिलनाडु कोस्ट. They are at their best in areas having more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. तो ये कहाँ पर होते हैं? इन एरियाज में क्या होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. यहाँ पर जो ड्राई सीजन है बहुत कम टाइम के लिए आता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव. यहाँ पे जो पेड़ हैं उनकी हाइट लगभग 60 मीटर और उससे भी ज़्यादा हो जाती है. Since the region is warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. There is no definite time for trees to shed their leaves. As such, these forests appear green all year around. तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम पर ही जो है पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ेंगी. ये लगभग पूरे साल ही हरे भरे दिखते हैं. यही एक कारण है कि इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सदाबहार भी कहा जाता है. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. तो ये सब यहाँ पे इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाली कमर्शियली इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट है सॉरी. वो क्या है? एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना. Then the common animal found in these forests are elephant, monkey, lemur and deer. One-horned rhinoceros are also found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloths, scorpions and snails are also found in
these jungles. तो ये सब टाइप के एनिमल्स और आप कह सकते हैं स्पीशीज भी यहाँ पर मिल जाती हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे आप पर्णपाती वन भी कहते हैं. आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ रहा है. आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन. दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. अगर आप इसके पीछे वाले पेज पे इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा जो इंडिया में स्प्रेड है, दे आर ट्रॉपिकल डिसीडियस. इंडिया का सबसे ज्यादा पार्ट जो है फॉरेस्ट में अगर किसी का है तो वहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. They are also called monsoon forest and spread over the region, receiving rainfall between 270 सेंटीमीटर. ये कौन सी रेंज की बारिश होती है यहाँ पर, 200 to 70 सेंटीमीटर. पहले वाले में 200 से अबव, यहाँ पे 200 to 70. Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer. तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे जो ट्रीज की लीव्स शेड होती है, मतलब जब पत्तियाँ गिरती हैं वो लगभग 6 से 8 हफ्ते के लिए होता है, जो ड्राई समर का टाइम होता है. On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. अगर वाटर की अवेलेबिलिटी को देखें तो इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट. ठीक है. द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर. जो मॉइस्ट हैं आपके वहाँ पर बारिश कितनी होती है, 200 to 100, एंड जो ड्राई है वहाँ पर 100 to 70. The forest exists therefore mostly in the eastern part of the country. तो ये वाले फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली ईस्टर्न पार्ट में कंट्री के, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड along the foothills of Himalayas, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. इन सभी एरियाज में आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगी. टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज इन दिस फॉरेस्ट. मतलब ट्रॉपिकल डिसीडियस में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जाती है, कौन सा पेड़ होते हैं, तो वो होते हैं टीक. Bamboo, sal, shisham, sandalwood, kher, kusum, arjun and mulberry are other commercially important species found in these type of forest. जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, जैसे मैंने पहले बताया, वहाँ पे रेनफॉल कितनी है, 100 to 70 सेंटीमीटर. ये जो है ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का कंपैरेटिवली मोर रेनियर पार्ट है, जहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू की जिस हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है, और प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी. There are open stretches in which teak, sal, peepal and neem grow. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. मतलब जो पशुओं को चराने के लिए या कल्टीवेशन के लिए भी ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा साफ हो गए हैं. In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and elephant. A huge variety of birds, lizards, snakes and tortoises are also found in these forests. And the next type of forest, which is third, is tropical thorn forest and scrubs, means कंटीले वन तथा झाड़ियाँ. In regions with less than 70 सेंटीमीटर of rainfall, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, ये वहाँ पर होते हैं आपके tropical thorn forest and scrubs. This type of vegetation is found in the northwestern part of country, including semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, MP, Chhattisgarh, UP and Haryana. Acacias, palms and euphorbias and cacti are the main plant species found here. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into soil in order to get moisture. तो इन फॉरेस्ट में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती है, जिससे कि वो मॉइस्चर को लंबे टाइम तक अपने अंदर सोख के रख सकें. The stems are succulent to conserve water. Succulent का मतलब ऐसे प्लांट जो अडाप्ट कर लेते हैं उस कंडीशन को, एरिड कंडीशंस को, जहाँ पे मॉइस्चर की कमी है. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. जो leaves होती हैं, इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, और थोड़ा सा उनका जो साइज होता है वो मोटी होती है, जिससे कि evaporation कम से कम हो. These forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas. In these forests, the common animal are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild as horse and camels. तो ये सब टाइप के एनिमल्स आपको इन फॉरेस्ट में मिल जाएंगे. कहाँ पर, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. तो आपको ये 3 फॉरेस्ट समझ में आ गए होंगे. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक आप ये रिवाइज करके आइए. आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.